अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9 पार्ट नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है वो है रिलेटेड टू अरब पैलेस्टाइन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, पैलेस्टाइन की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं सिंस 1948 और हमने इस इशू को फिक्स कैसे करना है और मुसलमान जो हैं वो क्या कर सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में या रिजॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री को डिस्कस नहीं करेंगे तो हम इस टॉपिक को किसी भी हवाले से ग्रैस्प नहीं कर सकेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सही है, कौन सी पार्टी जो है वो गलत है। अगर हम हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो ज्यूज आर वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट पीपल इन द वर्ल्ड। Jewish history is recorded in the Bible by historians outside of the Bible and through archaeology. We have more facts about Jewish history than that of any other nation, which we will use to build a timeline to summarize the history of Jews. तो ज्यूज़ जो हैं वो एंशियंट हैं, मुसलमानों से पहले की जो कौम है वो आपको पता है ज्यूज़ हैं। मुसलमान जो हैं वो 1400 सेंचुरी में इमर्ज हुए, बट जो ज्यूज़ हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो 2000 ईयर से भी ज़्यादा की है। और जो ज्यूश हिस्ट्री है उसका जो रिकॉर्ड है वो हमें बाइबल में भी मिलता है। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी लिखा है। आर्कियोलॉजी के थ्रू भी हमें उसके असरात मिलते हैं। कुरान पाक में भी हमें ज्यूज़ का जो तज़किरा है वो मिलता है। अच्छा जी, जो ज्यूज़ हैं उनका आगाज़ कैसे हुआ? द फर्स्ट वन इज़ अब्राहम, द ज्यूइश फैमिली ट्री बिगिंस। The timeline starts with Abraham, the founder of the Jewish people who live about 2000 before Christ. He is even named outside the Bible in ancient clay tablet dated around 1950 in contracts between him and kings in Babylonia. Abraham was a real historical figure as well as the man who believed promises from God, blessed be he of a land and a people. The timeline continues with the green bar when Abraham's descendants were slaves in Egypt. This period started with Joseph, great grandson of Abraham, led the Israelis to Egypt where later they became slaves. तो जो ज्यूज़ की टाइम लाइन है वो स्टार्ट होती है हज़रत इब्राहीम से। वो समझते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो पहले ज्यूज़ थे जो कि 2000 बिफोर क्राइस्ट पैदा हुए और उन्होंने ज्यूइश रिलीजन का आगाज़ किया। अब हज़रत इब्राहीम से होते हुए मीन्स के उनके बहुत सारे डिसेंडेंट्स थे, तो उनके डिसेंडेंट्स में से लोगों को ग़ुलाम बनाया गया मिस्र में। तो ये जो मिस्र की टाइम पीरियड है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर ग़ुलाम थे, तो यहाँ से असल में जो ज्यूश रिलीजन है उसका आगाज़ हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड है उस टाइम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनका नज़ूल हुआ, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने जो इसराइली थे उनको इजिप्ट मुंतकिल किया जहाँ पर वो स्लेव रहे थे, जहाँ पर वो ग़ुलाम थे। तो ये आपको जो ज्यूश ट्री है उनके मुताबिक उसकी समरी जो है अगर मैं दोबारा से बताऊँ तो हज़रत इब्राहीम को वो अपना फाउंडर मानते हैं, अपना फादर मानते हैं, ज्यूइश रिलीजन का फाउंडर मानते हैं। और फिर उनके आगे जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जो ज्यूज़ लोग थे उनको इजिप्ट मुंतकिल किया जहाँ पर वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते थे। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ मोसेस द इसराइलिट्स बिकम अ नेशन। Moses led the Israelis out of Egypt with the Passover plague, which destroyed Egypt and allowed the Israelites exodus from Egypt to the land of Israel. तो जब वो मिस्र में रह रहे थे तो उसी टाइम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ, जिन्होंने मुंतकिल किया इसराइलियों को, या जो इसराइली थे उन्होंने उनके अंडर हिजरत की इजिप्ट से इसराइल की तरफ। For several hundred years the Israelis lived in their land, but they did not have a king, nor did they have a capital city of Jerusalem. It belonged to other people in this time. However, with King David around 1000 BC, this changed. तो जब उन्होंने हिजरत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर इसराइल की तरफ, तो वो इसराइल में जो है सैकड़ों साल रहे। बट वो जो सैकड़ों साल इसराइल में रहे तो उन्हों का कोई किंग नहीं था,
उन्हों के पास कोई कैपिटल नहीं था जिस तरह के आज हम जेरूशलम को मानते हैं। बट फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ जो कि किंग बने इसराइलियों के। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेविड इस्टेब्लिश्ड अ रॉयल डायनेस्टी एट जेरूशलम। तो इसराइलियों के पास अपना एक किंग आ गया, तो उन्होंने वहाँ पर एक डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश की। डेविड कंकर्ड जेरूशलम एंड मेड इट हिज कैपिटल। तो उन्होंने जो जेरूशलम है उसको कंकर्ड किया, उसको इन्वेड किया और उसको अपना कैपिटल सिटी बनाया। डेविड्स सन सोलोमन सक्सीडेड हिम। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे उन्होंने उनको सक्सीड किया एंड सोलोमन बिल्ड द फर्स्ट ज्यूइश टेम्पल इन जेरूशलम। फिर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उन्होंने जेरूशलम में फर्स्ट ज्यूश टेम्पल जो है वो बिल्ड किया। द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग डेविड कंटिन्यू टू रूल फॉर अबाउट 400 ईयर्स। तो लगभग 400 साल तक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने हुक्मरानी की जेरूशलम पर। दिस वॉज द पीरियड ऑफ इसराइलिट ग्लोरी। दे हैड द प्रॉमिस्ड ब्लेसिंग। दे वर अ पावरफुल नेशन, हैड एन एडवांस सोसाइटी, कल्चर एंड देयर टेम्पल। तो इस 400 साल में उन्होंने जो इसराइल की ग्लोरी है उसको अचीव किया। मीन्स कि वो जो हमेशा से एक चीज़ की बात करते आए हैं कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ से एक लैंड की प्रॉमिस की गई है, तो उनको जो डेविड डायनेस्टी है उसने इन तमाम चीज़ों को अचीव किया। उनको लैंड भी मिली, एक पावरफुल नेशन वो बन गए और वो एडवांस होना शुरू हो गए अपने कल्चर में, अपनी इबादत में और जो सोसाइटी के मामलात थे उनमें। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, द फर्स्ट ज्यूइश एग्जाइल टू बेबीलोन। नेबूचडनेज़ार conquered Jerusalem, burnt it, and destroyed the temple that Solomon had built. He then exiled the Israelites to Babylon. तो ये जो किंग था ये बेबीलोन का बहुत ही एक प्रोमिनेंट बादशाह था। तो उसने क्या किया कि जो जेरूशलम में इन्होंने अपना एक कल्चर बनाया हुआ था, अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई थी ज्यूश ने, उसको उसने तबाह किया। और जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल बनाया था उसको भी तबाह किया और उसने इसराइलियों को मजबूर किया कि वो बेबीलोन की तरफ जो है हिजरत कर लें। Return from exile under the Persians. After that, the Persian emperor Cyrus conquered Babylon and Cyrus became the power of the world. He permitted the Jews to return to their land. तो जब इसराइली जो थे वो एग्जाइल में थे तो उसी टाइम एक पर्शियन एम्परर जो था साइरस, उसने बेबीलोन को ही कंकर्ड कर लिया और साइरस ने ज्यूज़ को अलाउ किया कि वो अब इसराइल की तरफ दोबारा हिजरत कर सकते हैं। हाउएवर दे वर नो लॉन्गर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दे वर नाउ अ प्रोविंस इन द पर्शियन एम्पायर। बट जिस तरह वो पहले इंडिपेंडेंट थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में कि उनका अपना बादशाह था, अपनी डायनेस्टी थी, अपना कल्चर था, वो चीज़ें जो हैं नहीं थी क्योंकि साइरस ने बेबीलोन को कंकर किया और उसने अपनी जो डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश किया। तो जो जेरूशलम था वो एक सूबा था पर्शियन एम्पायर में। During this time, the Jewish temple known as the Second Temple and the city of Jerusalem were rebuilt. तो इसी टाइम के दौरान ही ज्यूज ने दूसरा टेम्पल जो है वो क्रिएट किया और जो जेरूशलम था उसको रीबिल्ड किया। देन आते हैं द पीरियड ऑफ ग्रीक्स पर। Alexander the Great conquered the Persian Empire and Jews had a province in the Greek Empire for another 200 years. तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कंकर किया पर्शियन एम्पायर को और जो ज्यूज थे वो इंडिपेंडेंट तो ना हो सके लेकिन वो पर्शियन से निकलकर जो ग्रीक एम्पायर था उसका हिस्सा बन गए। लेटर ग्रीक रूलर्स ट्राई टू फोर्स ग्रीक वर्शिप अपॉन द ज्यूज रिजल्टिंग इन द मक्कैबियन रिवोल्ट एंड सेमी इंडिपेंडेंस अंटिल द रोमन्स केम। हनुका इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम दिस पीरियड। तो जिस टाइम पर ग्रीक बेबीलोन में रहे तो उन्होंने क्या किया कि जो ज्यूज़ हैं उनकी जो इबादत हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो ऑर्डर है उसको चेंज करने की कोशिशें की। और इसी तनाजुर में एक फेमस मक्कैबियन रिवोल्ट जो है वो हमें देखने को मिला। तो इसी बगावत के दौरान ही ये जो सेमी इंडिपेंडेंस थी इसी के दौरान ही रोमन्स जो हैं उनकी हुकूमत जो है वो कायम हो गई। इसी टाइम पर ही हनुक्का जो उनका एक फेस्टिवल है उसका भी आगाज़ हुआ।
देन आते हैं द रोमन पीरियड पर। द रोमन्स बिकेम द डोमिनेंट वर्ल्ड पावर, द इसराइलिस्ट अगेन बिकेम अ प्रोविंस इन दिस एम्पायर। तो पहले वो पर्शियन एम्पायर के अंडर रहे, पर्शियन को ग्रीक्स ने कंकर किया, फिर ग्रीक्स को रोमन ने कंकर किया, लेकिन एक चीज़ जो है वो सेम रही कि ये जो है हर आने वाले एम्पायर का हिस्सा रहे, मीन्स के ये एक प्रोविंस की हैसियत से ही एम्पायर्स के अंडर काम करते रहे। दिस इज़ द टाइम वन यशुआ जीसस लिव्ड, फ्रॉम whom the messianic hope spread mostly to Gentiles in what is known today as Christianity। तो जिस टाइम रोमन एम्पायर जो है वो इमर्ज हुआ तो उसी टाइम ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ और क्रिश्चियनिटी जो है वो वजूद में आई। Second Jewish exile under the Romans. From the time of Babylonians, the Israelites, or Jews as they were called now, they had not been independent as they had been under the king of David. They were ruled by other empires. Remnants of this finally boiled over and Jews revolted against Roman rule. The Romans came and destroyed Jerusalem, burned down the Second Temple, and deported the Jews as slaves across the Roman Empire। तो यही हुआ कि उनकी रोमन के साथ भी लड़ाई हुई, एक म्यूटनी हुई, सेडिशन हमें देखने को मिली, रिवोल्ट हमें देखने को मिला फ्रॉम ज्यूज़। तो जो रोमन हैं उन्होंने दोबारा जो जेरूशलम है उसको तबाह कर दिया, जिस तरह पर्शियंस ने तबाह किया, जिस तरह ग्रीक्स ने तबाह किया, और उनका जो सेकंड टेम्पल है उसको भी आग लगा दी। और जो ज्यूज़ थे उनको एग्ज़ाइल करना पड़ा, लेकिन उनको इस बार दूसरे इलाकों में भेजा गया एज अ स्लेव। ये सेकंड एग्जाइल थी, सिंस द रोमन एम्पायर्स वॉज सो लार्ज द Jews were scattered across the whole world. The tragedy of Masada occurred in this revolt. A further revolt in 135 AD led by Simon bar Kokhba again resulted in defeat and Jews were not permitted to remain in the land। तो जी सेकंड एग्जाइल जो है वो हुई। पहली जो एग्जाइल है वो आपको पता है, मैंने बताई है कि जो नेबूचडनेज़र, आई थिंक कि मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ख़राब है, आप देख लीजिएगा, तो उसने इनको मजबूर किया था कि वो बेबीलोन में दूसरे इलाकों में जो हैं वो हिजरत कर जाएं, और इसी तरह रोमन्स ने इनको कंपेल किया कि अब ये जो हैं कि रिवोल्ट के बाद इनकी कोई जगह जेरूशलम में नहीं बनती, तो इनको एग्ज़ाइल जो है वो कर लेनी चाहिए। फिर आते हैं राइज ऑफ इस्लाम पर। इस्लाम वॉज बोर्न इन 610 AD when the Prophet Muhammad received revelation from Allah through the Archangel Jibrail. After defeating the Sassanids of Iran and Byzantine, the land of Palestine was then ruled by successive Arab Islamic empires before coming under the control of Turco-Islamic Empire, the Ottoman Empire। तो आपको पता है इस्लाम का राइज हुआ और इस्लाम ने कंकर किया पर्शियन एम्पायर को और रोमन एम्पायर को, और जो मुस्लिम एम्पायर है उसकी बुनियाद रखी ये जो बेबीलोन का एरिया है वहाँ पर, और उसी में पैलेस्टाइन या इसराइली लैंड जो है वो आती है। द फ्यू ज्यूज दैट लिव विद इन दीज एम्पायर वर जनरली वेल ट्रीटेड। Being non-Muslim, they were expected to pay an additional tax jizya and to accept the political leadership of the rulers। तो मुसलमानों के टाइम पर इनके साथ जो सलूक है वो बहुत अच्छा होता रहा, क्यों बहुत थोड़े जो ज्यूज़ थे वो रहते थे, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो ग्रीक एम्पायर्स और पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर्स की वजह से हिजरत कर गए थे। तो जो कुछ ज्यूज़ थे वो यहाँ पर रहते थे, उनके साथ एक अच्छा सलूक होता था, उनसे बस जिजिया वगैरह लिया जाता था, और उनको कहा जाता था कि हमारी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है आप उसको एक्सेप्ट करें तो हम आपको एग्जाइल नहीं करेंगे। Being people of the book, the Jews were given special status, being able to freely worship, to apply their own laws on most matters and to be ruled by their own local leaders। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है वो ग्रांट करते गए मुस्लिम रूलर्स, कि वो जो हैं अपने लीडर खुद चुने, अपने रूल्स एंड लॉज जो हैं वो खुद बनाएं, और आराम से जो है वो वर्शिप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे किताबी भाई हैं। तो अगर आप ये सारी टाइमलाइन देखें तो मुस्लिम जो हैं उनकी इमरजेंस हुई 1400 साल पहले इज़राइल की लैंड में, लेकिन जो ज्यूज़ हैं वो इस लैंड में बहुत अरसा पहले से रहते रहे हैं, मुसलमानों से कई 100 साल पहले। तो अगर आप एक पॉइंट नोट करें तो मुसलमान जो हैं जब भी इस कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है तो वो कहते हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है इसकी बेस जो है वो मुसलमानों के इमरजेंसी ली जाए, लेकिन जो इसराइली हैं वो ये कहते हैं कि इसकी बेस जो है वो हमारे एंसेस्टर से ली जाए,
क्योंकि हम लोग जो हैं वो पहले रहते थे, हमें कई बार निकाला गया, हम दोबारा आए, हमें फिर निकाला गया। तो ये जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर आप पेपर में एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, मींस कि अगर पैलेस्टाइन का पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं जब इस्लाम इमर्ज हुआ, वहाँ से इस कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ करते हैं, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं। बट आप अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा कोट करते हैं, मींस कि आप बैलेंस लेके आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में, तो जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस है वो बहुत बेहतरीन होगा और एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा।